हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 44। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हम सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली वर्कशीट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज नाज़िज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जर्मन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि जर्मनी की जो कंडीशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो देख लेते हैं क्या थी। द इन्फेंट वाइमार रिपब्लिक। वाइमार रिपब्लिक हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि वाइमार जर्मनी का एक स्थान था और प्रथम विश्व युद्ध में हारने के पश्चात जर्मनी के जो सम्राट थे उन्होंने अपनी राजगद्दी त्याग दी। उसके पश्चात वाइमार गणराज्य का जन्म हुआ, वाइमार गणराज्य बना, यानी कि एक तरीके से एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई जर्मनी में जिसका नाम था वाइमार गणराज्य। तो ये जो नया वाइमार गणराज्य था वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। पिछले साम्राज्य ने जो गलतियां की थी उसका सबका भुगतान नए बने हुए वाइमार रिपब्लिक को करना पड़ रहा था। दे कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट। सबसे पहले दे कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, यानी कि उनके ऊपर जो वॉर का गिल्ट लगाया गया था, उनको वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। एंड नेशनल ह्यूमिलेशन वॉज मेड, और जो देश का नेशनल ह्यूमिलेशन किया जा रहा था, मतलब उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा के जो अपमानजनक शर्तें उन पे थोपी जा रही थी, वॉज फाइनेंशियली क्रिम्ड। देश को पूरी तरीके से उसने क्या किया, फाइनेंशियली क्रिम्ड का मतलब तोड़ दिया, एक तरीके से कह सकते हो अपाहिज बना दिया देश को फाइनेंस में, मतलब फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति पूरे देश की खराब हो गई। बाय बीइंग फोर्स टू पे कॉम्पेंसेशन, फोर्स टू पे कॉम्पेंसेशन, उन पे 6 अरब पाउंड का कॉम्पेंसेशन लगाया गया था, और वो 6 अरब पाउंड कॉम्पेंसेशन पे करने में जो देश की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ गई, यानी कि पूरी तरीके से खराब हो गई। आगे देखते हैं। सपोर्टर्स ऑफ वाइमार रिपब्लिक वर मॉकिंग कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। इन लोगों को यहाँ पे नवंबर क्रिमिनल्स बोल के चिढ़ाया जाने लगा। जब वो बाहर निकलते थे तो उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोल के चिढ़ाया जाने लगा। किनको? सपोर्टर्स ऑफ वाइमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स को। आगे देख लेते हैं। दिस माइंडसेट हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 90s। ये जो माइंडसेट बन गया था, मतलब ये जो लोगों के दिमाग में बात बैठ चुकी थी, ये जो मनोभाव बन चुका था, मेजर इम्पैक्ट, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 90s, यानी कि अर्ली 90s में जो चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इन स्थितियों ने डाला। आगे देख लेते हैं। नाउ सोल्जर्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सिटीजन्स। अब क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे देश के, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी बाकी नागरिकों की तुलना में। पॉलिटिकल एंड पब्लिक, जितने भी पॉलिटिशियंस थे एंड जो प्रचारक वगैरह जो होते हैं, जो पब्लिसिटिस्ट होते हैं, लेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। मतलब जो पॉलिटिशियंस थे उनका ये मानना था कि जो मैन होना चाहिए, मतलब जो कंडीशन हो गई थी देश के उस समय, उसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि जो पुरुष है उनको एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलाइन होना चाहिए, यानी कि आक्रामक होना चाहिए, उनको ताकतवर होना चाहिए और मैस्कुलाइन होना चाहिए। एग्रेसिव वॉर जो वहाँ पे चल रहा था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एग्रेसिव वॉर, प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंट्रल स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर, लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड। और इसके बिहाफ पे ये बोला गया कि देश में जो देश का सम्मान था, राष्ट्र सम्मान था, उसको सर्वोपरि माना जाने लगा। अब जो है देश के सम्मान को प्रथम स्थान और बाकी सभी चीज़ों को बाद में देखा जाने लगा, यानी कि
ये जो स्थिति पैदा हो गई थी, इस स्थिति के बाद आप कह सकते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन आए, जो सामाजिक परिवर्तन आए, तो सामाजिक परिवर्तन यही हो गया था कि देश में सबसे पहले पुरुषों को बोला जाने लगा कि उनको कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन होना चाहिए। दूसरा, जो सेना थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी कंपैरिजन टू नॉर्मल सिटीजन्स। एंड थर्ड वन, कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना जाने लगा, मतलब देश का सम्मान सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन आया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आगे देख लेते हैं, राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, यानी रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी के बहुत से शहरों में मतलब जर्मनी के बहुत से शहरों में रशियन रेवोल्यूशन से लोग प्रभावित हुए, और उससे प्रभावित होकर जो वर्कर्स और सेलर्स थे उन्हें अपनी सोवियट्स बनानी शुरू कर दी। डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स ट्राई टू चेंज द पॉलिटिकल सेटअप इन वाइमार रिपब्लिक, और जितने भी सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक थे वो ट्राई करने लगे, कोशिश करने लगे समाज में बदलाव करने के, यानी समाज में बदलाव करने के प्रयास करने लगे। चलिए आगे देख लेते हैं, स्पर्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and couldn't make common case against Hitler. Both the revolutionaries and militant nationalists craved for radical solutions. तो इस तरीके से हुआ क्या कि पॉलिटिकल कुछ आइडियाज़, नए नए बदलाव आए और इस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बनी, नई कम्युनिस्ट पार्टी की खोज हुई। और ये जो कम्युनिस्ट थे और सोशलिस्ट थे इनमें आपस में मतभेद हो गए, मतलब आपस में ही इनमें मतभेद हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए ये, और एक दूसरे के दुश्मन बनने के कारण ये हिटलर का पूरी तरीके से विरोध नहीं कर पाए। और जो ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, बोथ द रेवोल्यूशनरीज, यानी जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, क्रेव टू रेडिकल सॉल्यूशंस, तो ये लोग रेडिकल सॉल्यूशंस तलाश करने लगे कि कोई ना कोई देश के लिए ऐसी रेडिकल सॉल्यूशंस निकाले जाएं जिससे कि सारी परिस्थितियों में सुधार किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी हैड फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लार्जली ऑन लोन। जर्मनी जो पहला प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था वो पहले ही लोन लेकर लड़ा था, एंड हैड टू पे वॉर। अब इसके बाद उनके ऊपर कॉम्पेंसेशन भी लगा दिया गया, ठीक है। पहले तो उन्होंने पहले ही लोन लेके अपना युद्ध लड़ा, पहले ही वो कर्जे में डूबे हुए थे, और उसके बाद उनके ऊपर 6 अरब पाउंड का कॉम्पेंसेशन भी लग गया, ठीक है। ड्यू टू दिस डबल बर्डन, ये जो डबल बर्डन पड़ गया इनके ऊपर, कौन सा डबल बर्डन, एक तो पहले वाला जो था और एक अब दोबारा लग गया, तो डबल बर्डन, इट्स गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीटेड। इनके जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो कैसे हो गए, पूरी तरीके से खाली हो गए। हर एक देश के पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं जो आर्थिक स्थिति खराब होने पे काम आते हैं, तो इनके देश के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो कैसे हो गए, डिप्लीटेड, यानी कि खाली हो गए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका था। अल्टीमेटली इन 1923 जर्मनी रिफ्यूजेस टू रीपे वॉर। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली 1923 में जर्मनी की कंडीशन ऐसी हो गई कि उन्होंने रीपे करने के लिए मना कर दिया, यानी कि उनके ऊपर जो हर्जाना लगाया गया था उसको रीपे करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया जर्मनी ने कि अब हम नहीं पे कर सकते। जर्मन गवर्नमेंट प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी which eventually led to fall in the value of German currency mark। अब क्या हुआ कि जब जर्मनी ने इस तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी, आपको पता है कोई भी कंट्री सिर्फ उतनी ही पेपर करेंसी प्रिंट कर सकती है, सिर्फ उतने ही मुद्रा को छाप सकती है जितना उनके देश में जितने मूल्य का सोना है, यानी कि किसी भी देश के अंदर जितना टोटल सोना होता है उतने मूल्य की पेपर करेंसी वो देश छाप सकता है, उससे अधिक नहीं छाप सकता। पर जर्मनी ने क्या किया, उससे अधिक नोट छापने शुरू कर दिए,
ठीक है। जितना उनके पास गोल्ड था उससे ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सिचुएशन बिगड़ जाएगी। बाय दिसंबर 1923 द वैल्यू $1 becomes equivalent of almost 100 million marks। अब क्या हुआ, जो 1923 में, दिसंबर 1923 में जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी वो कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा गिर गई। यानी कि जर्मनी की करेंसी की वैल्यू जो थी वो बहुत तेजी से गिरनी शुरू हो गई। आगे देख लेते हैं। एज द वैल्यू मार्क्ड कोलैप्स्ड प्राइस ऑफ गुड्स शोड, यानी कि जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू गिरनी शुरू हो गई वैसे वैसे क्या हुआ, प्राइजेस जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए। प्राइजेस जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए। किसी भी देश का, आपको जैसे आर्थिक नियम, कुछ अर्थशास्त्र के नियम होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, किसी भी देश के अंदर जितना टोटल सोना होता है, ठीक है, सारा सोना जितना होता है उसी के मूल्य के बराबर उस देश में नोट छापी जा सकती है। यदि उससे अधिक नोट छापी जाएगी तो क्या होगा, बैंकों के पास अधिक पैसा होगा और बैंक ज़्यादा लोन देंगे तो पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा। पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो पब्लिक की परचेजिंग पावर जो है वो पहले की तुलना में अधिक हो जाएगी। परचेजिंग पावर का मतलब जो चीज़ें आप पहले नहीं खरीद पाते थे, अब आपके पास पैसा है, आप खरीद सकते हो, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। और जब नागरिकों की परचेजिंग पावर बहुत अधिक बढ़नी शुरू हो जाती है तो चीज़ों के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे पैसे बढ़ने के कारण रेट कैसे बढ़ रहे हैं? रेट ऐसे बढ़ रहे हैं कि जो चीज़ें पहले जो लोग नहीं खरीद सकते थे, अब उनके पास पैसा है, वो हर इंसान हर चीज़ खरीद सकता है, तो सारी चीज़ों को खरीदने की लूट पड़ जाएगी। इस चक्कर में प्राइस बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग ना खरीद सकें और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इस कारण से जो वैल्यू है, आपकी जो करेंसी है, उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, करेंसी की कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी और चीज़ों का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अपराध होने शुरू हो जाते हैं, कंडीशन देश की बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ पर शुरू हो गई थी, क्योंकि देश में क्या हुआ था, आर्थिक स्थिति से लड़ने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नोट छापने शुरू कर दिए, पेपर करेंसी को छापना शुरू कर दिया था। आगे देख लेते हैं। एज द वैल्यू ऑफ मार्क्स कोलैप प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि सामान, जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं आपके यूज़ की, उनके जो प्राइसेस थे वो बढ़ने शुरू हो गए। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो स्थिति मैंने अभी आपको समझाई थी इकोनॉमिक की, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो कंडीशन थी इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला गया था। अब आप सोचेंगे इसको हाइपर इन्फ्लेशन क्यों बोला गया? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में, और मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि जब देश में सोने से अधिक मुद्रा आ जाती है जिसके कारण देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण इसे हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया उस समय। A situation when prices rise, मतलब सिचुएशन ऐसी थी जब प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, हाई होते जा रहे थे, एंड इवेंचुअली अमेरिकन्स इंटरवेंट। अब क्या हुआ कि अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इंटरवेंट एंड बेल जर्मनी, इन्होंने क्या किया, बीच में हस्तक्षेप किया अमेरिकन्स ने, एंड जर्मनी आउट ऑफ दिस क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द अब क्या हुआ, अमेरिका बीच में आया और उसने जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक नया प्लान बनाया, डवर्स प्लान। ठीक है, ये डवर्स प्लान बनाया गया, विच रिवॉक द टर्म्स ऑफ अब इसमें क्या हुआ कि ये जो डवर्स बनाया गया, इसमें क्या हुआ कि ऐसे टर्म्स जो पहले उनको कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए रूल्स बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, उसको चेंज कर दिए गए। ठीक है, जो बर्डन था जर्मनी के ऊपर उसको चेंज कर दिए गए कि रिप्रेशन टू इज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की जो फाइनेंशियल बर्डन थी उसको कम करने के लिए, ताकि जर्मनी जो है उनके ऊपर जो कॉम्पेंसेशन लगाया गया 6 अरब पाउंड का, उसको वो चुका सकें, इसके लिए अमेरिका बीच में आया। उसने जर्मनी को इस क्राइसिस से निकालने के लिए उनकी मदद की और जो कॉम्पेंसेशन को पे करने के लिए शर्तें थी उनको
बदल दी, मतलब उनमें कुछ बदलाव किए ताकि जर्मनी आसानी से इनको पे कर सके। आगे देखते हैं, द इकोनॉमिक रिकवरी इन जर्मन वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम अमेरिका। अब क्या था कि जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसे रिकवर हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड थी अमेरिका के लोन थे, यानी कि अमेरिका ने जो लोन दिया था जर्मनी को उस पर डिपेंड हो गई थी जर्मनी की रिकवरी। जर्मनी अमेरिका के लोन से अपनी रिकवरी कर रहा था, बट आगे फिर सिचुएशन बदल जाती है, फिर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? This support was withdrawal when the Wall Street Exchange यानी कि शेयर मार्केट crashed in 1929, यानी कि 1929 में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर मार्केट जो थी वो क्या हो गई, विड्रॉ हो गई, जिसके कारण जर्मनी की जो हेल्प हो रही थी वो पूरी तरीके से अचानक बंद हो गई। द जर्मन इकोनॉमी was rocked hit by the economic crisis in 1929 to 1932। 1929 से 1932 के बीच जर्मनी वापस से बहुत बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। आगे देखते हैं, देयर वर अनएम्प्लॉयमेंट, इसके रिजल्ट से क्या हुआ, सबसे पहले बेरोजगारी आ गई देश में, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई। जब देश में बेरोजगारी होगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, काम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो लोगों की ज़रूरतें तो हैं, इसलिए क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, लोग ऐसे छीन झपट के जीना शुरू कर देंगे, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। ठीक है, एंड टोटल डिस्पेयर एवरीवेयर, यानी कि लोगों के अंदर अविश्वास की भावना आ गई। लोगों का जो सरकार के ऊपर, संविधान के ऊपर विश्वास था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि सरकार और संविधान मिलके देश की जो समस्या थी, क्राइसिस थी, उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। आगे देखते हैं, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फ्रॉम द विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट जो थी वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए जो लोगों का कॉन्फिडेंस था वो कैसा हो गया, वो खोने लगा, लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म होने लगा। देयर वाज अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई, एंड लीडरशिप वैक्यूम इन द एंटायर कंट्री, और पूरे देश में लीडरशिप वैक्यूम की स्थिति आ गई, यानी कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बिना किसी लीडर के चल रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मार झपट कर रहे हैं, और इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कंडीशन जो थी देश की वो बहुत ख़राब हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से सोशल कंडीशन भी समाज की बिगड़ने लगी थी। क्यों बिगड़ने लगी थी? क्योंकि जर्मनी के ऊपर सडन बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं, इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं आज हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर सॉल्व करते हैं इनके आंसर्स। तो आज हमसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। नंबर 2, व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ वाइमर रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 3, what were the cases of rise of new political ideas in Germany after First World War? Question number 4, which type of social ideas were given importance in Germany after First World War? Question number 5, what would be the implications if a government without any control prints lakhs of rupee every year? तो ये हैं हमारे आज के 5 क्वेश्चंस और अब हम सॉल्व करेंगे इनके आंसर्स। उससे पहले यहाँ एक छोटा सा नोट आपको दिया गया है जो कि आपको देखना है, ये वाला नोट। इसमें लिखा है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको क्या करना है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 हमारे देश में है और उससे हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। Answer is the economic condition of Germany after First World War. After World War First, number 1, after World War First, Germany has fined 6 billion pounds. Number 2, the withdrawal of Germany's rich mineral resources had a profound impact on the economic situation. तो नंबर 1 कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। नंबर 2 कि जर्मनी के जितने भी मिनरल रिच रिसोर्सेस थे, यानी कि खनिज संपन्न प्रदेश थे, वो जर्मनी से
छीन लिए गए, जिससे कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। नंबर 3, जर्मनीज गोल्ड रिजर्व वर ऑलमोस्ट एम्प्टी। जर्मनी के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो ऑलमोस्ट खाली हो गए, लगभग खाली हो गए थे ये सारे कॉम्पेंसेशंस वगैरह पे करने में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ वाइमार रिपब्लिक। वाइमार रिपब्लिक के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? The Weimar Republic had the following challenges. Number 1, to restore the honor of the country, यानी कि देश का जो सम्मान है उसको वापस प्राप्त करना। नंबर 2, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना पहले की तरह। नंबर 3, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ टू द कंट्री, देश में स्थिरता को बनाए रखना। नंबर 4, टू विन द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड रिस्टोर रिस्पेक्ट, जनता के मन में विश्वास को जगाना वापस, और रिस्टोर रिस्पेक्ट मतलब सम्मान को दोबारा से स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। What were the cases of rise of new political ideas in Germany after फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन से न्यू पॉलिटिकल आइडियाज जर्मनी में क्रिएट हुए थे? द मेन रीजन फॉर द न्यू पॉलिटिकल आइडियाज इन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नंबर 1, डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल आइडियाज जर्मनी में क्रिएट हो रहे थे उसका कारण क्या था? पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध में हार जाना। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइज इन प्राइजेस ड्यू टू वॉर्सिंग इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वॉर्स हो गई थी, रोस्ट हो गई थी, यानी खराब हो गई थी, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने लगी थी। नंबर 3, द वाइमार रिपब्लिक बीइंग अनपॉपुलर, जो वाइमार रिपब्लिक थी उसको वो लोगों में अलोकप्रिय था, यानी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। डिसग्रेसफुल ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज, वर्सलाइज जो मतलब अपमानजनक वर्सलाइज की जो संधि हुई थी वो इसका एक कारण था। एंड नंबर 5, डिस्ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स का विश्वास था वो खत्म होने लगा था। एंड इनस्टेबिलिटी इन सोसाइटी, और समाज में अस्थिरता आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, Which type of social ideas were given importance in Germany after First World War? Number 1, man should be aggressive, strong and masculine. अब जर्मनी में सामाजिक बदलाव क्या क्या आए थे हमने पढ़ा था अभी। सबसे पहले कि पुरुषों को बोला जाने लगा कि पुरुष कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। नंबर 2, सोल्जर्स वर गिवन मोर रिस्पेक्ट देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ऑर्डिनरी यानी कि नागरिकों की तुलना में, नॉर्मल नागरिकों की तुलना में सोल्जर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा। And national honor and prestige begin to be given more importance, और देश की राष्ट्रीय सम्मान को प्रथम स्थान दिया जाने लगा बाकी सभी चीज़ों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। What would be the implications if a government withdraw without any control prints lakhs of rupee every year, यानी कि लाखों रुपए अगर अनियंत्रित तरीके से देश छापेगी तो उसका क्या होगा, देश में उससे क्या प्रभाव होगा? इफ़ अ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रिंट मिलियंस ऑफ रुपीज अनचेक एवरी ईयर, यानी कि देश में अगर अनियंत्रित तरीके से लाखों रुपए छापे जाएंगे तो देन द इन्फ्लेशन विल अराइज, तो इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी। ड्यू टू दिस द प्राइस ऑफ गुड्स, इसके कारण जो सामान है, जो चीज़ें हैं, विल स्टार्ट टू राइज, उनकी जो प्राइजेस हैं उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। एंड इनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, और समाज में अस्थिरता आ जाएगी। तो ये है हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे सभी आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी रिटन फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुदिता IAS वॉरियर्स, और वहां से भी ये सभी आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।